हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल साइट्स एंड ईट्स में। अगर आप इस साल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है, यात्रा कैसे की जाती है, यात्रा करने का सबसे सही तरीका क्या है, इस यात्रा को करने में कितने दिन लग जाते हैं, यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, चारों धाम के अलावा आप और कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं और इस यात्रा को करने में कुल खर्च कितना आता है, यानी कि यात्रा से जुड़ी हर छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 4 धाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से और हरिद्वार की कनेक्टिविटी भारत के लगभग हर बड़े शहर से है। हर बड़े शहर से यहाँ पर ट्रेन आती है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको 4 धाम के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा स्टेशन के बाहर भी 4 धाम जाने के लिए बसेस खड़ी रहती हैं। 4 धाम की यात्रा कराने वाली ये बसेस रास्ते में आने वाली सभी साइट्स को कवर नहीं कराती हैं, पर आप तो इतनी दूर आकर सभी प्लेसेस को कवर करना चाहेंगे ना, तो इन सब के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है पैकेज का। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से अपना पैकेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हरिद्वार से एक बढ़िया सा पैकेज लेकर जितना जल्दी हो सके गंगा स्नान करके सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच हरिद्वार से 4 धाम के लिए आगे बढ़ जाइए। तो सबसे पहला धाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री में जाने के लिए आपका नाइट स्टे बरकोट में रहता है। तो हरिद्वार से बरकोट के रास्ते में आता है मसूरी और मसूरी में एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है जिसका नाम है केम्प्टी वाटरफॉल। 1 से 1.5 घंटा आप यहाँ पर विजिट करिए, एंजॉय करिए और जल्दी से जल्दी आगे बढ़िए। पहले दिन हम पहुँचेंगे हरिद्वार से केम्प्टी वाटरफॉल विजिट करते हुए बरकोट, और बरकोट में आपका नाइट स्टे रहेगा। अगले दिन सुबह उठकर 6 बजे आपको होटल छोड़ देना है और सीधे निकलना है जानकी चट्टी। जानकी चट्टी यमुनोत्री के नीचे है। यहाँ पर आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी। यहाँ से यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। इस ट्रैक को आप पैदल, घोड़ा, खच्चर या पालकी के माध्यम से कर सकते हैं। घोड़ा और खच्चर वाले 1,500 से 2,000 रुपये एक साइड का लेते हैं, वहीं पालकी वाले 3,000 से 4,000 वन साइड का लेते हैं। तो यमुना मैया का ध्यान कर जयकारे लगाते हुए इस यात्रा को पूरा करें और वहाँ पहुँचकर माँ यमुनोत्री के दर्शन करें, यमुनोत्री का जल कलेक्ट करें और नीचे आ जाएं। सुबह 9 बजे यात्रा शुरू करने के बाद 4 बजे तक आराम से आप नीचे आ जाएंगे। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस बरकोट आ जाइए। जिस होटल में आप रुके थे वापस वहीं पर। यहाँ पहुँचने के बाद 9 से 10 के बीच सो जाइए और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट करके सीधे आगे बढ़ जाइए उत्तर काशी के लिए। उत्तर काशी जाते समय काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें और फिर अपने होटल पहुँचकर आराम करें। आपकी तीसरी रात उत्तर काशी में होगी। अब अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे चलना है गंगोत्री। उत्तरकाशी से गंगोत्री का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर का है। आपको इस पूरे दिन में 100 किलोमीटर जाना है। गंगोत्री के दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आना है। तो सुबह 6 बजे गंगोत्री के लिए आगे बढ़ें। 10 से 11 बजे के बीच आप गंगोत्री में होंगे। गंगोत्री मंदिर में कोई भी ट्रैक नहीं है, गाड़ी मंदिर के पास तक जाती है। आप यहाँ गंगोत्री में गंगा नदी में स्नान करके माता के दर्शन करें और गंगोत्री का जल लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाएं। अब यहाँ से उत्तरकाशी जाते समय आप 2 जगह कवर कर सकते हैं। पहला है गरतांग गली, जिसे कवर करने में 2 घंटे लगते हैं और इस ट्रैक को करने के लिए आपको 2:30 बजे के पहले एंट्री लेनी होगी और उसका टिकट 200 रुपये का होता है। गरतांग गली के बाद हर्षिल वैली विजिट करते हुए वापस उत्तरकाशी में अपने होटल में आ जाएं। इस तरह आपकी चौथी रात भी उत्तरकाशी में ही होगी। अब अगले दिन यानी 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर 6 बजे होटल छोड़ दीजिए और सीधा बढ़िए सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग से 30 किलोमीटर पहले गुप्त काशी मिलेगा। उत्तर काशी की तरह गुप्त काशी में भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। आप यहाँ के दर्शन ज़रूर करें और दर्शन करके सोनप्रयाग चले जाएं। अपना नाइट स्टे सोनप्रयाग में ही करें। सभी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग अंतिम पड़ाव है। प्राइवेट या कमर्शियल गाड़ी इससे आगे नहीं जाती। ध्यान रहे, सोनप्रयाग आपको शाम तक 5 या 6 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक पहुंच जाना है। होटल में जल्दी खाना खाकर जल्दी से सो जाना है और अगले दिन सुबह 3 बजे उठना है। सुबह 4 बजे से यात्रियों की लाइन लग जाती है रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराकर सोनप्रयाग में नदी का पुल पार करके 50 रुपये का टैक्सी लेकर गौरीकुंड आ जाइए। ध्यान
रहिए, आपने जो यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लिया है वो जल आपको साथ में लेकर केदारनाथ जाना है, इसलिए इस जल को अपने साथ में रखें। सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आप गौरीकुंड में होंगे। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 18 किलोमीटर का है। आप यह ट्रैक पैदल, घोड़ा, खच्चर या पालकी, पिट्ठू से कर सकते हैं, जिसमें घोड़े वाले जाने का 3,500, आने का 2,500 और पालकी वाले जाने का 8 से 10,000 और पिट्ठू का वन साइड का 7 से 8,000 रुपये का चार्ज लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 कंपनियों द्वारा हेलीकॉप्टर की सर्विस भी दी जाती है, जो कि फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी से मिलती है, जिसकी बुकिंग आपको पहले से ही करनी होती है। ऑफलाइन बुकिंग नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट है तो सोनप्रयाग का स्टे अवॉइड करें। जहाँ से आपका हेली टिकट है, फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी, वहाँ पर स्टे करें। अब गौरीकुंड से अगर आप पैदल जा रहे हैं तो पैदल आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। सुबह 7 से 8 बजे शुरू होने वाला यह ट्रैक लगभग 5 से 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। कोशिश करें कि आप केदारनाथ शाम 6 बजे से पहले पहुंचें, जिससे आपको केदारनाथ धाम की आरती भी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर होटल या टेंट ले लें, उसमें अपना सामान रखें और मंदिर परिसर के रात्रि दर्शन ज़रूर करें। साथ में आप लाइन में लगकर केदारनाथ जी के दर्शन भी कर सकते हैं। फिर सुबह उठकर फ्रेश होकर आप दर्शन करें। आपने जो यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लिया है, इस जल से बाबा केदारनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर मंदिर परिसर घूमें, भीमशिला देखें, श्री आदि शंकराचार्य की समाधि देखें, केदारनाथ के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ जी का दर्शन भी ज़रूर करें। इनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद आसपास का परिसर घूमकर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आप अपना ट्रैक डाउन शुरू करें। अब इसके बाद अपने होटल में आ जाइए सोनप्रयाग में। यहाँ पर अच्छी सी नींद ले लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको बद्रीनाथ के लिए बढ़ना है। आपकी 7वीं रात यहीं सोनप्रयाग में ही होगी। अब सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता फास्टेस्ट रूट है। यह चौड़ा रास्ता है जिसे कवर करके आप फटाफट बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ऊखी मठ चोपता होते हुए। ऊखी मठ वह जगह है जहां पर बाबा केदारनाथ का शीतकालीन निवास होता है, यानी कि जब मंदिर बंद रहता है उस समय पर बाबा केदारनाथ की डोली ऊखी मठ में रहती है। और थोड़ा आगे जाने पर चोपता आता है और चोपता से ही तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू होता है। तो अगर आप सोनप्रयाग से सुबह 5 बजे आगे बढ़ते हैं तो आप ऊखी मठ दर्शन करते हुए सुबह 9 बजे तक चोपता आ जाएं। यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके तुंगनाथ महादेव का ट्रैक शुरू कर दें, जो 3.5 किलोमीटर का है। तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए 6 घंटे इनफ होते हैं। इन 6 घंटे में आप दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। 9 बजे शुरू करें, 3 बजे वापस आ जाएं। 3 से 4 बजे के बीच अपनी गाड़ी में बैठकर पीपल कोटी आ जाएं। आपकी 8वीं रात का स्टे पीपल कोटी में ही रहेगा। आप चाहें तो पीपल कोटी के बदले बद्रीनाथ में भी रुक सकते हैं, पर इसके लिए आपको तुंगनाथ का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ें। बद्रीनाथ जाते समय जोशीमठ मिलेगा। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर जरूर विजिट करें, जिसे भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी और भविष्य गद्दी भी कहा जाता है। विंटर में जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उस समय भगवान बद्री विशाल के दर्शन यहीं पर किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। जिस दिन ये दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और उसके बाद बद्री विशाल जी के दर्शन इसी नरसिंह मंदिर में ही करने को मिलेंगे। अब जोशीमठ में नरसिंह मंदिर के दर्शन करते हुए विष्णु प्रयाग पहुंचे। इस प्रयाग में आप अलकनंदा और धौली गंगा का संगम देखेंगे। इस पवित्र संगम के दर्शन करते हुए सीधे बद्रीनाथ आ जाएं। आप बद्रीनाथ सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में आकर गर्म पानी के कुंड में स्नान करें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करें। 2 से 3 घंटे में दर्शन कर आसपास का परिसर घूमकर माणा विलेज चले जाएं। माणा विलेज बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के दर्शन जरूर करें। वहाँ पर महाभारत लिखी गई थी। इसी के साथ माता सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भीमपुल और स्वर्गारोहिणी मार्ग पर के भी दर्शन जरूर करें। ये वही मार्ग है जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और इसी मार्ग से अगर 6 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं तो आगे निकलता है सबसे पावन झरना वसुंधरा वाटरफॉल। मान्यता है कि इस झरने का पानी पापियों पर कभी नहीं गिरता है और इस जगह को अगर आपको विजिट करना है तो 1 दिन का एक्स्ट्रा स्टे बद्रीनाथ या माना विलेज में लेना पड़ेगा, जिससे आपकी यात्रा 10 दिन के बदले 11 दिन की हो जाएगी। तो माना विलेज अच्छे से एक्सप्लोर करके आप 5 बजे तक अपनी गाड़ी से वापस लौट आएँ और वापस अपने होटल में पीपल कोटी में आकर रुकें।
अब आपके चारों धाम के दर्शन हो चुके हैं। अगले दिन सुबह उठकर हरिद्वार के लिए वापसी करेंगे। वापसी करते समय सबसे पहले जाइए नंदप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम का दर्शन करके आप चले जाइए कर्णप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधे चले जाइए रुद्रप्रयाग। इस संगम में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। इस पावन संगम के दर्शन करके आप सीधे चले आइए धारी देवी के मंदिर। माता धारी देवी को चार धाम की रक्षक माना जाता है। इनके दर्शन के बिना चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता धारी देवी के दर्शन करके सीधे आ जाइए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जी का संगम होता है। इस संगम को उत्तराखंड का सबसे पवित्र संगम माना जाता है, क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम से मां गंगा का निर्माण होता है। यह स्थान ऋषि मुनियों और तपस्वियों के लिए साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस संगम के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ की अस्थियों का विसर्जन यहीं पर किया था। इस पावन संगम का दर्शन करते हुए सीधे आ जाइए ऋषिकेश। यहाँ पर राम झूला, लक्ष्मण झूला विजिट करें और सीधे आ जाइए हरिद्वार। लगभग रात के 8 से 9 बजे तक आप हरिद्वार पहुँच जाएंगे। आप चाहें तो रात की टैक्सी लेकर अपनी वापसी कर सकते हैं, या अगले दिन सुबह की ट्रेन लेकर वापसी कर सकते हैं, या फिर आप एक दिन ऋषिकेश में स्टे करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में उतर सकते हैं। ऋषिकेश में धार्मिक स्थल विजिट करें और फिर अपने शहर के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर वापसी कर सकते हैं। इस तरह से 9 रात और 10 दिन में चार धाम की यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो अब जान लेते हैं कि इस यात्रा को करने के लिए कुल खर्च कितना आता है। अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बसेस लेते हैं और सभी जगह धर्मशाला में रुकते हैं तो 12 से 14 हज़ार के बीच आपका खर्चा लगेगा। वहीं अगर आप अच्छे होटल में रुकते हैं तो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये लग जाएंगे, और आप पैकेज लेते हैं तो पैकेज का भी रेट उतना ही पड़ता है। 18 से 20 हज़ार रुपये में अच्छी सुविधाओं के साथ आराम से आप अपनी चार धाम यात्रा पूरी कर सकते हैं। यह खर्चा एक आदमी के हिसाब से है। तो चार धाम यात्रा से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जल्दी से जल्द रिप्लाई करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं जब भी नई जानकारी लेकर आऊं तो आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपकी यात्रा सफल हो और मंगलमय हो। हर हर महादेव।